नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 3 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में, और इस लेक्चर में जो हमारा एजेंडा रहने वाला है फ्रेंड्स वो है लोकल एरिया बैंक के बारे में पढ़ेंगे, रीजनल रूरल बैंक RRB के बारे में पढ़ेंगे और पेमेंट्स बैंक वगैरह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो, हमने पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और साथ में फॉरेन बैंक, ये 3 बैंक पढ़ लिए थे। बाकी के बैंकों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लोकल एरिया बैंक्स अगर हम बात करें फ्रेंड्स, लोकल एरिया बैंक्स वर सेटअप एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम अनाउंस्ड इन अगस्त 1996। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1996 में लोकल एरिया बैंक इस्टेब्लिश करने की बात करी, स्कीम लाई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग द लोकल एरिया बैंक वाज टू इनेबल टू मोबिलाइजेशन ऑफ द रूरल सेविंग बाई लोकल इंस्टीट्यूशन एंड मेकिंग देम अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन लोकल एरिया। उद्देश्य क्या था? लोकल एरिया बैंक, लोकल एरिया छोटे एरिया का, अपने पर्टिकुलर एरिया का एक बैंक होगा जिसका उद्देश्य होगा उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों की सेविंग को अपने पास जमा करवाना, इकट्ठा करवाना और उसको इन्वेस्टमेंट के लिए या लोन के तौर पर वहीं के छोटे व्यापारियों को देना। यही उद्देश्य के लिए ये लोकल एरिया बैंक इस्टेब्लिश किया गया था। की फीचर्स ऑफ लोकल एरिया बैंक की अगर हम बात करें, ईच लोकल एरिया बैंक इज रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, हाउएवर दे आर लाइसेंस्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो जितने भी लोकल एरिया बैंक बनेंगे वो सब के सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे और उनकी लाइसेंसिंग बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के तहत RBI द्वारा दी जाएगी। लोकल एरिया बैंक्स आर नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ध्यान रखें, शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक में तो बहुत सारे देख लिया हमने, तो लोकल एरिया बैंक नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। लोकल एरिया बैंक्स हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर अ मैक्सिमम ऑफ 3 contiguous districts and their basic function is to mobilize funds in rural and semi urban area। तो लोकल एरिया बैंक की जो दायरा है, चूँकि इसे लोकल एरिया बैंक कहा गया तो इसका दायरा बहुत बड़ा नहीं रखा गया। इसका जो एरिया है वो अधिकतम से अधिकतम 3 जो है अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट, कॉन्टिग्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिग्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब बगल बगल होता है, कॉन्टिग्यूअस मतलब आसपास का, जैसे ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और कॉन्टिग्यूअस क्या हो जाएगा, इधर में है ना, कोई यहाँ थोड़ी दूर पे यहाँ पर है, मतलब पास पास कुल मिलाकर के, जरूरी नहीं एकदम सटा हुआ हो, कॉन्टिग्यूअस। तो 3 डिस्ट्रिक्ट जो है, कितने, 3 डिस्ट्रिक्ट जो आसपास में मौजूद हों उन तक ही इसका मैक्सिमम एरिया हो सकता है। बेसिक फंक्शन क्या था? फंड को इकट्ठा करना, मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना, ग्रामीण क्षेत्र से और सेमी अर्ध शहरी क्षेत्र से पैसे को इकट्ठा करना था। मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल जो है लोकल एरिया बैंक की फिक्स की गई थी 5 करोड़ रुपए पर। एंड प्रमोटर्स वर डायरेक्टेड टू ब्रिंग इंटायर मिनिमम शेयर कैपिटल अप फ्रंट। मतलब मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए जो है लोकल एरिया बैंक को शुरू करने के लिए? 5 करोड़ चाहिए। और सारा का सारा पैसा जो भी लोकल एरिया बैंक खोलेगा उसे प्रमोटर बोलेंगे, उसको पूरा का पूरा पैसा तुरंत ही लेकर आना होगा, अप फ्रंट लेकर के आना होगा। उधारी वाला काम नहीं रहेगा कि हम बाद में मैनेज करेंगे, नहीं। द प्रमोटर्स कुड बी इंडिविजुअल, फर्म आर सोसाइटी। अब लोकल एरिया बैंक जो शुरू करेगा उसे प्रमोटर बोलेंगे। प्रमोटर कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई सोसाइटी हो सकती है, ठीक है। द फैमिली ऑफ द इंडिविजुअल प्रमोटर्स वाज नॉट अलाउड टू कीप मोर देन 40% ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द बैंक एंड NRI प्रमोटर्स कुड नॉट एक्सीड मोर देन 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रमोटर्स। यहाँ 2 शर्तें रखी गई कि अगर कोई इंडिविजुअल प्रमोटर्स का परिवार है तो वो जितना भी बैंक का इक्विटी कैपिटल है उसका 40% से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकता है। कोई इंडिविजुअल प्रमोटर अगर है, फैमिली ऑफ इंडिविजुअल प्रमोटर, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, वो घर परिवार वाले मिल करके अगर चाहते हैं लोकल एरिया बैंक खोलें, लेकिन उनकी जो टोटल कैपिटल है, देखो ध्यान देना, ये 5 करोड़ मिनिमम है फ्रेंड्स, ओके। हो सकता है 500 करोड़ हो उसकी कैपिटल, ठीक है। तो 5 करोड़ कम से कम चाहिए, बाकी तो ज़्यादा तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मान लो 500 करोड़ की कैपिटल है तो ज़्यादा से ज़्यादा 40% ही उस पूरी फैमिली के पास में होल्डिंग हो सकती है। और जो नंबर ऑफ प्रमोटर हैं, सोचो कि एक बैंक को खोलने के लिए 10 प्रमोटर हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20% यानी कि 2 प्रमोटर NRI हो सकते हैं। कितने? नॉट मोर देन 20% जो है नंबर ऑफ प्रमोटर्स NRI हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक फैमिली है इंडिविजुअल्स की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 40%
कैपिटल का 40% होल्ड कर सकती है, और नंबर ऑफ प्रमोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनआरआई अलाउ है, लेकिन मैक्सिमम 20% एनआरआई अलाउ किए गए हैं लोकल एरिया बैंक के केस में। लोकल एरिया बैंक्स आर सब्जेक्ट टू प्रूडेंशियल नॉर्म्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर पॉलिसी एज स्टिपुलेटेड बाई रिजर्व बैंक। सारी गाइडलाइन लागू होंगी, कहीं कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, सब कुछ एनपीए का कॉन्सेप्ट होगा, रिकवरी का कॉन्सेप्ट होगा, और सीआरएआर मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें, तो इन पर वो सारी गाइडलाइंस लागू होंगी जो बैंकों पर लागू होती हैं। ईच लोकल एरिया बैंक इज अलाउड टू ओपन ब्रांच इन ओनली वन अर्बन सेंटर पर डिस्ट्रिक्ट एंड रेस्ट ऑफ द ब्रांचेज वर रिक्वायर्ड टू बी ओपन इन द रूरल एंड सेमी अर्बन सेंटर्स सब्जेक्ट टू द रिक्विजिट क्लियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रूरल ब्रांचेज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी। तो लोकल एरिया बैंक के लिए कहा गया है कि ये ब्रांच ओपन कर सकते हैं, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ब्रांच जो है अर्बन सेंटर में खोली जा सकती है, बाकी सभी की सभी ब्रांचेज या तो ग्रामीण क्षेत्र में होंगी या सेमी अर्बन क्षेत्र में होंगी, और उसमें भी जो रूरल ब्रांचेज होंगी उनके लिए डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी से जो है क्लियरेंस की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारी लोकल एरिया बैंक को लेकर के। फंक्शंस अगर देखें, फंक्शंस ऑफ लोकल एरिया बैंक, तो ये ऐसे है। तो अगर इनमें फंक्शंस देखा जाए लोकल एरिया बैंक का, वाइलेस्ट लोकल एरिया बैंक्स कैन अंडरटेक ऑल नॉर्मल बैंकिंग बिजनेसेस, देयर मेजर फंक्शन वाज टू फाइनेंस एग्रीकल्चर एंड एलाइड यानी उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो वैसे तो लोकल एरिया बैंक सभी जो नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी होती है सारी की सारी करते हैं, लेकिन इनका जो ज़्यादा जोर है वो खेती पर है। खेती से जुड़ी हुई एक्टिविटी जैसे पशुपालन वगैरह होगा, मधुमक्खी पालन वगैरह, ये सारी चीज़ें। छोटे स्तर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको, एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हेल्प करना, ट्रेडिंग और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में मदद करना, और भी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में इनका ज़्यादा जोर था। दीज बैंक्स हैव टू लेंड एटलीस्ट 40% ऑफ दियर टोटल क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर, ऑफ विच 12% विल हैव टू बी प्रोवाइडेड फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाई 2023-24। तो अगर देखा जाए लोकल एरिया बैंक का, तो लोकल एरिया बैंक का प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट फ्रेंड्स 40% है। कितना? 40%। अपना इनको जितना टोटल क्रेडिट उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर को देना है, और 12% जो होगा, 12% जो होगा वो वीकर सेक्शन के लिए अलॉटेड है। किसके लिए? वीकर सेक्शन के लिए अलॉटेड है 2023-24 के लिए। ठीक है, फिर आ जाता है फ्रेंड्स आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स देखा लोकल एरिया बैंक के बारे में। लोकल एरिया बैंक जो है सेटअप किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, जो 19 अगस्त 1996 में अनाउंस की गई थी। उद्देश्य था कि लोकल एरिया में छोटे 3-4 डिस्ट्रिक्ट को, 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके बैंक बनाए जाएंगे, ताकि वहाँ रूरल एरिया में जो पैसा जमा इकट्ठा हो रहा है, सेविंग की आदत बढ़ाई जाए, सेविंग को मोबिलाइज किया जाए और छोटे छोटे बैंक खोले जाएँ, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो लोकल एरिया में दिया जा सके, यानी लोन वगैरह बांटा जा सके। इसी के लिए की फीचर की अगर हम बात करें तो लोकल एरिया बैंक पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। कैसी कंपनी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, और इनको जो लाइसेंस दिया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत दिया जाता है। लोकल एरिया बैंक जो होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आते हैं, यानी इनका जिक्र आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में नहीं होता है। लोकल एरिया बैंक का जो ज्यूरिडिक्शन होता है वो अधिक से अधिक 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, 3 आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, और बेसिक फंक्शन होता है इनका कि जो ग्रामीण और अर्ध सेमी अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर पैसे को मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना, लोन पर बांटना होता है। स्टार्टअप कैपिटल इनकी कितनी होती है लोकल एरिया बैंक की? कम से कम 5 करोड़ होती है। ये पूछा जाता है सवाल फ्रेंड, 5 करोड़ रुपए। और इसमें प्रमोटर्स जो होंगे, जो इस लोकल एरिया बैंक को इस्टेब्लिश करेंगे, उनको ये जो कैपिटल है 5 करोड़ की मिनिमम, ये अप फ्रंट यानी कि नगद लानी पड़ेगी, तुरंत के तुरंत लानी पड़ेगी। प्रमोटर जो एलआईबी का है लोकल एरिया बैंक का, प्रमोटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है। ठीक है, फैमिली इंडिविजुअल प्रमोटर की जो फैमिली होती है उसको जो है इक्विटी कैपिटल ऑफ बैंक में 40% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखने नहीं दिया जाता है। यानी कि एक परिवार में लोग हैं, उनके द्वारा अगर कोई लोकल एरिया बैंक खोला जा रहा है तो उसमें जो इतना इक्विटी कैपिटल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 40% उस फैमिली के इंडिविजुअल्स के पास रह सकता है, लोगों के परिवार के पास रह सकता है। ठीक है, और अगर एनआरआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जितने भी प्रमोटर हैं उसमें अधिकतम 20% प्रमोटर जो है एनआरआई हो सकते हैं। जितने भी प्रमोटर हैं उसमें अधिकतम 20% प्रमोटर एनआरआई हो सकते हैं। लोकल एरिया बैंक पर वो सारी गाइडलाइन जो बैंकों पर लगती हैं वो सारी की सारी लागू होंगी। लोकल एरिया बैंक जो है एक ब्रांच
अर्बन सेंटर पे खोल सकते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में। जैसे 3 डिस्ट्रिक्ट में अगर लोकल एरिया बैंक है तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांच अर्बन सेंटर में और बाकी की ब्रांचें रूरल या सेमी अर्बन एरिया में उनको खोलनी होती है। रूरल ब्रांचेस के लिए परमिशन कहाँ से लेंगे? डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी से भी क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि हाँ यहाँ खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। फंक्शंस की अगर बात करें तो लोकल एरिया बैंक जितने भी नॉर्मल बैंकिंग के काम होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो सारे के सारे करते हैं, लेकिन जो मेजर फंक्शन उनके द्वारा किया जाता है वो होता है एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी को फाइनेंस करना, छोटे स्तर की जो इंडस्ट्री हैं उनको सहारा देना, एग्रो इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, ट्रेडिंग और नॉन फार्म एक्टिविटीज़, इन सब के लिए जो है लोन वगैरह अवेलेबल करवाना होता है। ठीक है, बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर का देखा जाए तो लोकल एरिया बैंक का प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% है, उसमें से 12% वीकर सेक्शन इन कमज़ोर वर्ग के लिए होता है। ठीक है, अब अगली बैंक की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो कि हमारा है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक वर इस्टेब्लिश इन ईयर 1975 बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी। तो जो आरआरबी थे वो 1975 में इस्टेब्लिश किए गए थे और ये नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इनको इस्टेब्लिश किया गया था। कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया promulgated an ordinance for establishment of RRB in 1975 and RRB Act was enacted in 1976। ठीक है, तो नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन 1975 में आती है, उसी के आधार पर आरआरबी का गठन किया जाता है और आरआरबी एक्ट जो है 1976 में इनैक्ट किया जाता है, पास कर दिया जाता है। ठीक है, आरआरबी एक्ट 1976 प्रोवाइड्स फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ आरआरबीज with a view to developing the rural economy by providing credit for purpose of development of agriculture, trade, commerce, industry and other productive activity in the rural area, credit and other facilities particularly to the small and marginal farmers, agriculture laborer, artisan and small entrepreneur and individual। तो आरआरबी जो एक्ट आया उसने आरआरबी के इस्टेब्लिशमेंट और रेगुलेशन के लिए बात करी। ठीक है, ताकि जो रूरल इकोनॉमी है उसको डेवलप किया जा सके। कैसे डेवलप किया जाएगा? लोन दे करके। किसके लिए? एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए, कॉमर्स के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के और अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लोन दे करके इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और ये जो लोन दिया जाएगा पर्टिकुलरली वो मार्जिनल, स्मॉल और मार्जिनल छोटे स्तर के किसानों के लिए, एग्रीकल्चर में जो लेबर लगते हैं, आर्टिसन यानी कि जो कलाकार वगैरह होते हैं, और छोटे व्यवसायी और इंडिविजुअल जो हैं इनको लोन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड करने के लिए आरआरबी को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या उद्देश्य है आरआरबी का, रीजनल रूरल बैंक का? ब्रिजिंग द क्रेडिट गैप इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोन का गैप है, क्रेडिट का गैप है, उसको पूरा करना है। टू डेवलप सच मेजर्स व्हिच कुड रजिस्ट द आउटफ्लो ऑफ रूरल डिपॉजिट टू अर्बन एरियाज, मतलब ऐसा सिस्टम डेवलप करना ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र का पैसा है वो शहरी क्षेत्रों की तरफ ना भागे बल्कि वहीं आरआरबी में ग्रामीण क्षेत्रों में ही जमा हो जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी रूरल एरिया में बढ़ाना, ये भी इनका उद्देश्य था। एरिया की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ फंक्शनिंग ऑफ आरआरबी, तो एन आरआरबी कैन ओपन इट्स ब्रांचेज एंड ऑपरेट ओनली इन ज्यूरिडिक्शन ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट स्टेट व्हिच हैव बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आरआरबी अपनी ब्रांचेज खोल सकती हैं, ऑपरेट कर सकती हैं उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स या स्टेट में जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। इट आल्सो कीप्स इट्स हेड ऑफिस इन इट्स ऑपरेशनल एरिया ओनली। ठीक है, आरआरबी अपना हेड ऑफिस उसी जगह पर रखता है जहां उसका ऑपरेशनल एरिया हो। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश बड़ौदा ग्रामीण बैंक है तो उसका जो हेड ऑफिस होगा वो यूपी में ही रहने वाला है। ठीक है, द ब्रांच एक्सपेंशन इज डन एज पर द स्पेसिफिक ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ आरबीआई प्रिस्क्राइब्ड बाय फॉर आरआरबी फ्रॉम टाइम टू टाइम कीपिंग इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो ब्रांच का एक्सपेंशन किया जाता है वो फ्रेंड्स एज पर आरबीआई पॉलिसी किया जाता है, बस इतना ही समझिए। स्पॉन्सरशिप ऑफ रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी की स्पॉन्सरशिप। अ रीजनल रूरल बैंक नीड अ स्पॉन्सर बैंक फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी आरआरबी को एस्टेब्लिश होने के लिए एक स्पॉन्सर बैंक का होना जरूरी है। जैसे बड़ौदा ग्रामीण बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के स्पॉन्सर से बनता है। ठीक है, एनी पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक में स्पॉन्सर अ रीजनल रूरल बैंक एज पर परमिशन ग्रांटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉन रिक्वेस्ट मेड फॉर द पर्पज। तो कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो वो आरआरबी को स्पॉन्सर कर सकता है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से
परमिशन की ज़रूरत होती है और उसके लिए अप्लीकेशन देना पड़ेगा सरकार से कि हम स्पॉन्सर बनना चाहते हैं, ठीक है, और सरकार अप्रूव करेगी, तब जा करके आप आरआरबी के स्पॉन्सर बन सकते हैं कोई भी बैंक। अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट इज इशूड व्हिच कंटेन द नेम ऑफ द न्यू आरआरबी एंड द नेम ऑफ स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट विद इन व्हिच इट ऑपरेट्स। जब भी कोई नया आरआरबी बनेगा तो एक ऑफिशियल गजट पब्लिश किया जाएगा जिसमें नए आरआरबी का नाम, किस राज्य में ऑपरेट करेगा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन अलाउ होगी, ये सारी चीज़ें उसमें पब्लिश करी जाती हैं। अ स्पॉन्सर बैंक असिस्ट आरआरबी बाय सब्सक्राइबिंग टू इट्स शेयर कैपिटल एंड प्रोवाइडिंग मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट बिसाइड ट्रेनिंग द पर्सनल। तो जब स्पॉन्सर बैंक जो होगा आरआरबी का, वो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे? जो भी शेयर कैपिटल है उसको सब्सक्राइब करके, यानी कि जितना है उसमें 35% हिस्सेदारी लेकर के मेरे ख्याल से होता है, और मैनेजरियल और फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह इनको प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग देने के अलावा, ठीक है। अब इसमें जो मैं कह रहा था, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि आउट ऑफ कैपिटल इशूड, जितनी भी कैपिटल है उसमें से आरआरबी 50% इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेंड्स 50% होल्डर रहता है, ठीक है। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट 15% होल्डर रहता है, और जो स्पॉन्सर बैंक है वो 35% की हिस्सेदारी अपने पास रखता है, ठीक है। ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, चाहे आपका प्रमोशन का एग्जाम हो और चाहे जेआईबी का एग्जाम हो, दे आस्क दैट, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 50% होती है, 15% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है, और 35% हिस्सेदारी उस बैंक की होती है जो स्पॉन्सर बैंक होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वो यूपी बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की हिस्सेदारी 35% की होगी, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ आरआरबी की अगर बात करें तो एज पर सेक्शन 5 ऑफ आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट 2015 द अथराइज शेयर कैपिटल ऑफ आरआरबी इज 2000 करोड़, ठीक। तो ये मतलब रीजनल रूरल बैंक का अमेंडमेंट किया गया जो आरआरबी एक्ट था 2015 में, और उसके तहत अथराइज शेयर कैपिटल 2000 करोड़ रुपए कर दी गई है आरआरबी की। कितनी कर दी गई है? 2000 करोड़ रुपए अथराइज कैपिटल कर दी गई है। कैपिटल जितना भी होगा उसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% राज्य सरकार का, फिर स्टेट गवर्नमेंट का, और 35% स्पॉन्सर्ड बैंक की हिस्सेदारी रहती है, ठीक है। द अमेंडमेंट कैरीड आउट टू द एक्ट इन द रिसेंट पीरियड कंटेन्स एन इनेबलिंग प्रोविजन फॉर रेजिंग शेयर कैपिटल फ्रॉम सोर्स अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर्ड बैंक। मतलब इन्होंने कहा कि जो अभी लेटेस्ट में अमेंडमेंट्स हुए हैं एक्ट में, उसमें अलाउ किया गया है कि अब सिर्फ से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्पॉन्सर बैंक, अभी तक 3 ही जगहों से पैसे लिए जाते थे। केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15% और स्पॉन्सर बैंक का 35% हिस्सेदारी होती थी। सिर्फ 3 ही जगहों से ये कैपिटल यानी पूंजी अरेंज कर सकते थे, लेकिन सरकार ने अब अलाउ कर दिया है कि इन तीनों के अलावा भी आप और जगहों से पैसे ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक शर्त है उसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और प्लस जो स्पॉन्सर बैंक है, यानी कि राज्य सरकार को छोड़ दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, इन दोनों की हिस्सेदारी मिला करके 51% से कम नहीं होनी चाहिए। बस ये है, इन दोनों का मिला करके जो हिस्सेदारी है वो कम से कम 51% मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक, ठीक है, इन दोनों की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होनी चाहिए, बस ये शर्त है। तो बाकी आप कहीं से भी पैसा उठा सकते हैं, यानी इन दोनों का, इस सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्पॉन्सर बैंक का 51% हो गया। बाकी का 49% आप चाहो तो स्टेट गवर्नमेंट से ले लो, प्लस प्राइवेट सेक्टर से या जिससे भी लेना हो वहाँ से ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। Further, if the shareholding of state government in a RRB is to be reduced below 15%, the union government would have to consult the concerned state government. साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर तुम राज्य सरकार की हिस्सेदारी 15% से कम करना चाहते हो तो केंद्र सरकार कर सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें राज्य सरकार से कंसल्ट करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, हम हिस्सेदारी तुम्हारी घटाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 50% है, स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 15% है, और एक और है स्पॉन्सर्ड बैंक की हिस्सेदारी 35% है, ठीक है। ये सारा बातें हो गई। अब इसमें जो है कहा गया कि अगर तुम दूसरी जगह से पैसे लेना चाहते हो, कैपिटल रेज करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्पॉन्सर्ड बैंक की हिस्सेदारी 51% कम से कम होनी चाहिए, कम से कम 51% ये दोनों मिला करके रहना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी आप 15% से घटाना चाहते हैं तो उसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार से एक बार कंसल्टेशन जरूर करेगी कि हम
तुम्हारे जो आरआरबी है, जैसे बड़ौदा यूपी बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, उसमें हिस्सेदारी घटाना चाहते हैं 15% से उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उसके लिए यूपी गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, बस यही इतनी बात थी। स्कोप की अगर हम बात करें, स्कोप ऑफ बिजनेस ऑफ आरआरबी, आरआरबी कैन ट्रांजेक्ट एनी ऑफ द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इट्स ऑपरेशनल एरिया एज डिफाइंड इन क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आरआरबी ट्रांजेक्ट कर सकता है जो भी बैंकिंग के लिए जो भी बिजनेस अलाउ हैं, बैंकिंग में जो भी बिजनेस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत अलाउ हैं, वो सारे काम ये कर सकते हैं, बशर्ते अपने ऑपरेशनल एरिया में ही करना है। ठीक है, इन द इनिशियल पीरियड द आरआरबीज वर confined only to accepting deposit lending to agriculturist and weaker section of the society in rural area। जब शुरुआत हुई थी आरआरबी में, आरआरबी की, तो ये जनता से पैसा लेते थे और एग्रीकल्चर में और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लोन बांटा करते थे, ज़्यादातर काम यही था। सब्सिक्वेंटली देयर स्कोप ऑफ बिजनेस वाल enlarged gradually and today आरआरबी कैन डू ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस व्हिच आर कमर्शियल बैंक इज डूइंग एक्सेप्ट फॉरेक्स बिजनेस व्हिच दे कैन डू ओनली इन लिमिटेड एक्सटेंट। मतलब इन्होंने कहा कि लेकिन शुरुआत में तो ऐसा था क्योंकि बने ही थे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्र पर ही फोकस रखा कि पैसे ग्रामीण क्षेत्र से इकट्ठा करो, लोन भी खेती के लिए दो और कमज़ोर वर्ग को लोन देना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे आरआरबी इवॉल्व हुआ और अभी हर वो बिजनेस करता है जो कमर्शियल बैंक करते हैं। जितना पीएनबी बिजनेस करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस करता है, वो सारे बिजनेस आरआरबी कर सकते हैं। सिर्फ एक जगह पर थोड़ा कमजोरी है, वो है फॉरेक्स बिजनेस का, फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज पर इनकी लिमिट लगी हुई है कि एक लिमिट से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बनाए ग्रामीण क्षेत्र के लिए गए हैं तो विदेशी व्यापार को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक लिमिट रखी गई है। ठीक है, तो फॉरेक्स बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते। अब आता है फ्रेंड जो है डिफरेंशिएटेड बैंक। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स बात की आरआरबी की, रीजनल रूरल बैंक की। तो आरआरबी में हमने देखा कि इसको नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरआरबी को 1975 में इस्टेब्लिश किया और आरआरबी एक्ट 1976 में लाया गया। आरआरबी एक्ट 1976 में जो लाया गया था उसका उद्देश्य था आरआरबी को इस्टेब्लिश करना और उनका रेगुलेशन करना। ठीक है, और साथ ही साथ में जो हमारा इकोनॉमी है उसमें खास करके एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इन सबको बढ़ावा देना, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर लेबरर को बढ़ाना, यानी ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना कुल मिला करके इनका उद्देश्य था। ऑब्जेक्टिव क्या थे तो देखा जाए तो रूरल क्षेत्र में, रूरल एरिया में जो क्रेडिट का गैप है उसको दूर करना। ठीक है, उसके बाद में ऐसा सिस्टम डेवलप करना ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र का डिपॉजिट है वो अर्बन क्षेत्रों में ना जाए, ग्रामीण क्षेत्र में ही रह जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना भी इनका उद्देश्य था। उसके बाद में एरिया कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन कर सकते हैं, तो आरआरबी अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में और उन राज्यों में जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया हो। पहली बात, अगर नहीं अलाउ किया सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं खोल सकते हैं। उसके बाद में जो हेड ऑफिस होता है इन ग्रामीण बैंकों का, आरआरबीज का, वो एरिया ऑफ ऑपरेशन में ही रखते हैं। भाई देखो, अगर मैं ग्रामीण बैंक झारखंड में है तो मैं मध्य प्रदेश में ले जा करके अपना हेड ऑफिस नहीं खोलूँगा, सीधी सी बात है, वही अपना कहा है इन्होंने। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंशन आरबीआई पॉलिसी के हिसाब से इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप की अगर हम बात करें तो आरआरबी इस्टेब्लिश होने के लिए कोई ना कोई एक स्पॉन्सर बैंक होना जरूरी है। बिना स्पॉन्सर बैंक के आरआरबी खुल ही नहीं सकता, क्योंकि 35% हिस्सेदारी उन्हीं की होती है। ठीक है, आरआरबी इस्टेब्लिश होने के लिए कोई भी पब्लिक सेक्टर का बैंक या प्राइवेट सेक्टर का बैंक गवर्नमेंट के पास में अप्लाई कर सकता है। गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है तो आरआरबी इस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑफिशियल गजट इशू होगा जिसमें नाम और आरआरबी का नया आरआरबी जो बना उसका नाम क्या है, किस राज्य में ऑपरेट करेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में उसको ऑपरेट करना अलाउ, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई होंगी। आरआरबी बैंक जो होता है, वो जो स्पॉन्सर बैंक होता है आरआरबी का, वो मदद करता है किसको, इस अपने जो है आरआरबी को। स्पॉन्सर बैंक अपने आरआरबी को मदद करता है। कैसे करता है, उनकी जो शेयर है उसको सब्सक्राइब करके, यानी 35% हिस्सेदारी लेकर के उनको मैनेजरियल सहायता, जो भी टेक्निकल सहायता, जो भी हेल्प चाहिए होती है वो सारी की सारी सपोर्ट प्रोवाइड करके और उनके लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। ये सारे काम इनके द्वारा किए जाते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आरआरबी का जो अभी ऑथराइज शेयर कैपिटल की लिमिट है वो मिनिमम 2000 करोड़ रुपए कर दी गई है। आरआरबी के लिए मिनिमम ऑथराइज शेयर कैपिटल 2000 करोड़ रुपए कर दी गई है। हिस्सेदारी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 50% हिस्सेदारी, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 15% की हिस्सेदारी, और स्पॉन्सर्ड बैंक यानी जो बैंक मेन होता है
उसकी हिस्सेदारी 35% की होती है। अभी जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं और उसके तहत अलाउ किया गया है कि अब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्पॉन्सर्ड बैंक से ही आप कैपिटल नहीं रेज कर सकते, बल्कि आप इसके अलावा भी रेज कर सकते हैं, बशर्ते कि 2 शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। पहला कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्पॉन्सर बैंक है इनकी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक की हिस्सेदारी 51% से नीचे नहीं जानी चाहिए। और साथ ही साथ में अगर स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 15% से घटाई जा रही है तो केंद्र सरकार को उस राज्य सरकार से कंसल्ट करना पड़ेगा। परमिशन की बात नहीं की है, कंसल्ट करना पड़ेगा भाई कि बातचीत करो जो है इनसे, ठीक है। स्कोप अगर देखा जाए तो आरआरबी जो भी बैंकिंग बिजनेस करते हैं वो सारे के सारे बिजनेस आरआरबी को करने अलाउ होते हैं। जो भी कमर्शियल बैंक करते हैं वो ये कर सकते हैं। शुरुआत जब हुई थी तो ग्रामीण क्षेत्रों के उद्धार के लिए हुई थी, तो उस समय आरआरबी ग्रामीण जनता से ही डिपॉजिट लेते थे और ग्रामीण जनता को ही जो डिपॉजिट बांटते थे लोन के तौर पर, एग्रीकल्चर करने वालों को, खेती करने वालों को, और जो है कमज़ोर वर्ग के लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही लोन बांटा करते थे। फिर बाद में समय बदला तो आरआरबी ने अपना वर्क बढ़ाया और अभी वो हर काम कर सकते हैं जो कमर्शियल बैंक करते हैं, सिर्फ एक क्षेत्र छोड़ करके, फॉरेक्स बिजनेस का काम छोड़ करके। फॉरेक्स बिजनेस इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाया गया है और विदेशी व्यापार तो एकदम ग्रामीण क्षेत्र से दूर की दुनिया है, इसलिए इस पर लिमिट लगा रखी। तो फॉरेक्स बिजनेस पूरी तरह से नहीं कर पाते कमर्शियल बैंकों की तरह, बाकी सारे काम कमर्शियल बैंकों, यानी कमर्शियल बैंक बोले तो पीएनबी, एसबीआई है ना, इनके जैसा ही ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले टाइप के बैंक फ्रेंड, जो कि है डिफरेंशिएटेड बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक? डिफरेंशिएटेड बैंक। तो डिफरेंशिएटेड बैंक जो है नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पर इस्टेब्लिश किए गए थे। अभी 2 तरह के डिफरेंशिएटेड बैंक हमारे पास हैं, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 तरीके के डिफरेंशिएटेड बैंक हमारे पास मौजूद हैं। अ डिफरेंशिएटेड बैंक इज वन दैट सर्व्स एन आइडेंटिफाइड डेमोग्राफिक सेगमेंट। डिफरेंशिएटेड बैंक वो होते हैं जो एक आइडेंटिफाइड डेमोग्राफिक सेगमेंट, यानी कि एक विशेष प्रकार के जनसंख्या को की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। डिफरेंशिएटेड थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कहने का नॉर्मल बैंकों की तरह थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। द रिपोर्ट सबमिटेड इन जनवरी 2014 इंटर आलिया द रिकमेंडेशन सेटिंग अप ऑफ पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। मतलब जो ये नचिकेत मोर कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की जनवरी 2014 में, और उसी के तहत जो है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई। पेमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे। Their main objective is to take forward financial inclusion by offering banking and financial services to the unbanked or underbanked areas, helping the migrants labor force, low income household, small entrepreneurs। तो उद्देश्य क्या था पेमेंट बैंक खोलने का? फाइनेंशियल इंक्लूजन को और आगे ले जाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, वित्तीय समावेशन का बढ़ावा देने का इनका उद्देश्य था पेमेंट बैंकों का, ठीक है। ऐसे एरिया में सर्विस प्रोवाइड करना जो अनबैंक्ड है, जहां बैंक है ही नहीं, या अंडर बैंक्ड है, बैंक है लेकिन पूरी तरह से सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, ताकि जो माइग्रेंट लेबर हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के मजदूरी करते हैं, वो लोग हो गए, कम तनख्वाह वाले लोग हो गए, छोटे व्यवसायी हो गए, इन सबको मदद किया जा सके। दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बट आर गवर्नड बाई अ होस्ट ऑफ लेजिस्लेशन सच एज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। मतलब जब भी पेमेंट बैंक बनता है फ्रेंड तो वो रजिस्टर्ड किया जाता है एक कंपनी के तौर पर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। गवर्न करने के लिए आरबीआई एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, फेमा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट है, कि सारे एक्ट इनके ऊपर लागू होते हैं। बात करते हैं फीचर्स ऑफ पेमेंट बैंक की। तो दे आर डिफरेंशिएटेड बैंक एंड नॉट यूनिवर्सल बैंक। पहली बात, ये डिफरेंशिएटेड बैंक होते हैं, यूनिवर्सल बैंक नहीं होते हैं। सवाल ये है यूनिवर्सल बैंक क्या होता है? जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, यूनिवर्सल बैंक यानी सारे काम जो कर सके बैंक, उसे यूनिवर्सल बैंक कह सकते हैं। पीएनबी, क्या कोई काम ऐसा है जो छोड़ मतलब नहीं कर सकता? सारे बैंकिंग के काम कर सकता है। एसबीआई सारे काम कर, केनरा बैंक सारे काम कर सकता है। सो दे आर यूनिवर्सल बैंक, ठीक है। लेकिन ये बात बताई इन्होंने कि ये भाई डिफरेंशिएटेड बैंक है, ये यूनिवर्सल बैंक नहीं है, तो सारे कामों की उम्मीद इनसे ना रखो, ठीक है। दीज ऑपरेट ऑन स्मॉलर स्केल, छोटे स्तर पर। अब जहाँ पीएनबी की 10,000 ब्रांचेज हैं, वहाँ पर इनकी जो है 100-200 ब्रांचेज होंगी, छोटे स्तर पर ये काम करते हैं। और मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है इनकी वो 100 करोड़ रुपीज़ है। कितना है फ्रेंड? मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है? 100 करोड़ रुपए इनकी रखी गई है, ठीक। फिर है मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रमोटर ऑफ द पेमेंट बैंक इज टू पेड अप इक्विटी कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बी एट लीस्ट 40% फॉर द फर्स्ट 5 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इट्स बिजनेस। क्या कहा? देखो मिनिमम पूंजी कितनी है? 100 करोड़ रुपए की मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए,
ठीक है। इसमें से कम 40%, कितना हुआ 40% इसका 40 करोड़ रुपए शुरू के 5 वर्षों तक उस प्रमोटर को लगाने पड़ेंगे, जो भी प्रमोटर है, ठीक है। कितने साल तक? 5 ईयर तक। तो ये फ्रेंड दोनों नंबर्स 40%, 5 ईयर और 100 करोड़ ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पूछ लेता है क्वेश्चन कि अगर कोई पेमेंट बैंक इस्टेब्लिश हुआ है तो शुरू के 5 सालों तक जो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? तो सर मिनिमम 40% का होना चाहिए। कितने समय तक? अगर पूछ ले 40% कंट्रीब्यूशन कितने समय तक मिनिमम होना चाहिए? तो 5 सालों तक कम से कम, ठीक है, लाइक दैट। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। तो 3 नंबर मैंने आपको यहाँ पर 3 नंबर बताए फ्रेंड्स। दिस 40% इज इंपॉर्टेंट, दिस 5 ईयर इज इंपॉर्टेंट, और 100 करोड़ रुपए भी इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अपन, ओके। द एक्टिविटीज दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द पेमेंट बैंक्स, पेमेंट बैंकों द्वारा जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है उनके बारे में अगर हम बात करें, पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 2 लाख पर कस्टमर। तो ये इंपॉर्टेंट है, रेड में है। एक कस्टमर से 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग एंड करंट अकाउंट। ध्यान दें, एफडी और आरडी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग एंड करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के रूप में। द मनी रिसीव्ड एज डिपॉजिट्स कैन बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज व्हिच आर एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन SLR। तो जो पैसा इनके पास आएगा इकट्ठा होकर के डिपॉजिट में, उसको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो SLR के लिए एलिजिबल हों, SLR के लिए इंक्लूजन के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। दिस मस्ट अमाउंट टू 75% ऑफ डिमांड डिपॉजिट बैलेंस। मतलब जितना डिमांड डिपॉजिट का बैलेंस है उसका 75% इनको जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रिमेनिंग 25% कैन बी प्लेस्ड एज डिपॉजिट विथ अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक। 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल दिया, बाकी का 25% शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक किसी भी बैंक में FD के तौर पर, डिपॉजिट के तौर पर जमा कर सकते हैं। पेमेंट बैंक्स आर परमिटेड टू मेक पर्सनल पेमेंट्स एंड रिसीव क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस ऑन इंडिविजुअल अकाउंट। जो पेमेंट बैंक हैं उनको परमिट किया गया है कि वो पर्सनल पेमेंट्स कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस। दूसरे देश से रेमिटेंस अगर आता है तो उसको भी रिसीव कर सकते हैं इंडिविजुअल व्यक्ति के अकाउंट में। दे आर परमिटेड टू इशू डेबिट कार्ड्स ऑल्दो नॉट क्रेडिट कार्ड। ध्यान रखें, पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू करना इनको अलाउ नहीं है। दे आर परमिटेड टू हैंडल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड जरूर बेचें, ठीक है। तो ये अलाउ कर दिया जाता है। कौन कौन से काम नहीं अलाउ हैं? विच कैन नॉट बी अंडरटेकन। कौन कौन से काम नहीं कर सकते हैं? पेमेंट बैंक्स कैन नॉट लेंड, लोन नहीं दे सकते। ध्यान देना, आपने अभी तक उनसे बात की कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में पैसा जमा करो और इसमें से 75% उठा करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जमा कर दो और 25% उठा करके बैंकों में जमा कर दो। कहीं उधार देने की बात नहीं कही गई, कहीं पर FD और RD की बात नहीं कही गई। अगर आप ये बात ध्यान देंगे तो वही बोल रहा है कि पेमेंट बैंक कैन नॉट लेंड, ये उधार नहीं दे सकते। पेमेंट बैंक जो है क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते। दे कैन नॉट एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट और डिपॉजिट फ्रॉम NRI कस्टमर। टर्म डिपॉजिट नहीं, FD वगैरह नहीं एक्सेप्ट कर सकते। दे कैन नॉट सेटअप सब्सिडरी टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो अपनी सब्सिडरी बना करके NBFC नहीं चला सकते हैं, ठीक है, ये सब मना है। पेमेंट बैंक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग एडवांटेज टू द बैंकिंग सिस्टम। अब फायदे क्या हैं पेमेंट बैंक बनने से? एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ग्रामीण बैंकिंग का फैलाव होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा होता है। एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है वो भी फैलता है दूर तक, क्योंकि भाई ये फॉर्मल ही तो है, पेमेंट बैंक वगैरह एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन आए हुए हैं, तो ये फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का पार्ट है। इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंकों का एक अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। इफिशिएंट डीलिंग विद द लो वैल्यू हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स, मतलब ये इफिशिएंटली डील कर पाते हैं छोटे अमाउंट का ट्रांजेक्शन लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होना, जैसे सबके खाते में 100 रुपये डालना। तो अब सोचो एक राज्य के सभी लोगों के खाते में 100 रुपये डालना, तो क्या है, लो वैल्यू है, सिर्फ 100 रुपये जाने हैं। लेकिन हाई वैल्यूम है, कितना, 12 करोड़ लोगों के खातों में जाना है। तो लो वैल्यू हाई वैल्यूम की ट्रांजैक्शन अच्छे से डील कर सकते हैं, इनकी ये भी खासियत होती है, ठीक है। तो बस यहीं पर अपना पेमेंट बैंक भी कवर हो जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड डिफरेंशिएटेड बैंक में हमने देखा कि मतलब जो है ये आइडेंटिफाइड डेमोग्राफिक सेगमेंट, यानी कि जनसंख्या के एक विशेष वर्ग को सुविधा ये देते हैं।
और नचकेत मौर्य कमेटी की जो जनवरी 2014 में रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर दो तरीके के डिफरेंशिएटेड बैंक, एक तो पेमेंट बैंक और दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया। पेमेंट बैंक की हम यहाँ पर बात करेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मुख्य उद्देश्य था फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड एरिया को सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो जितने भी पेमेंट बैंक होते हैं फ्रेंड्स वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं और बाकी के जितने भी रूल्स रेगुलेशन उन पर लागू होते हैं, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट, ये सब इनके ऊपर लागू होते हैं। फीचर की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंशिएटेड बैंक होते हैं, यूनिवर्सल बैंक नहीं होते, यानी यूनिवर्सल बैंक की तरह सारी सुविधाएं नहीं दे सकते। यूनिवर्सल बैंक के एग्जाम्पल में पीएनबी, एसबीआई, केनरा, इलाहाबाद बैंक, इन सबको लिया जा सकता है। ये स्मॉल स्केल पर ऑपरेट करते हैं, बहुत बड़े स्तर पर ऑपरेट नहीं करते। मिनिमम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपए है इनकी, और जो भी प्रमोटर होगा, जिसने भी पेड अप कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है प्रमोटर के तौर पर, उसका जो मिनिमम शेयर होना चाहिए 40% होना चाहिए शुरू के 5 वर्षों तक। शुरू के 5 वर्षों तक 40% उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। 100 करोड़ में 40 करोड़ 5 वर्षों तक। जैसे अब पेमेंट बैंक अगर पेटीएम ने खोला है तो पेटीएम के फाउंडर को, है ना, 40% यानी कि 40 करोड़ रुपए 5 वर्षों तक लगा के रखना पड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है ऐसी एक्टिविटी जो इनके द्वारा की जा सकती है, उसमें आता है पेमेंट बैंक जो होते हैं वो 2 लाख रुपए तक का पर कस्टमर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी एक कस्टमर के खाते में मैक्सिमम 2 लाख रुपए पूरे साल में जमा हो सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ जो है डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं जिनको सेविंग या करंट अकाउंट के रूप में रखा जा सकता है। जो भी मनी इनके पास डिपॉजिट के रूप में आती है उसको ये लोन में नहीं बांट सकते, बल्कि उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं 75% तक। बाकी का 25% ये कमर्शियल बैंकों में एफडी करवा लेते हैं। जो 75% तक ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जो एसएलआर के लिए एलिजिबल होती हैं, यानी उन्हें एसएलआर में इंक्लूड किया जा सकता है। पेमेंट बैंक जो है पर्सनल पेमेंट कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, रिसीव कर सकते हैं, पे नहीं कर सकते। विदेश से पैसा आए खाते में कस्टमर के तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन्हें डेबिट कार्ड अलाउ होता है इशू करना, लेकिन क्रेडिट कार्ड ये इशू नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट परमिटेड हैं, यानी इंश्योरेंस बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं कर सकते, तो पेमेंट बैंक उधार नहीं दे सकते, पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते, पेमेंट बैंक जो है टर्म डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते, एनआरआई से डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, अपनी सब्सिडरी नहीं बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनको मना होती हैं। ठीक है, पेमेंट बैंक बनने से फ़ायदे क्या हुए हैं, तो रूरल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन का बढ़ाव हुआ है, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम और एक्सपेंड हुआ और विकल्प अवेलेबल हुए, कमर्शियल बैंकों का बेहतर अल्टरनेटिव के तौर पर उभर करके आते हैं, और ये लो वैल्यू के हाई वैल्यूम ट्रांजैक्शन, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम अमाउंट की करने में सक्षम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यहीं पर फ्रेंड्स अपना ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। 6 तरीके के कमर्शियल बैंक थे फ्रेंड्स, जिसमें हमने पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, फिर हमने देखा लोकल एरिया बैंक, फिर आरआरबी देखा। अब डिफरेंशिएटेड बैंक देख रहे हैं। डिफरेंशिएटेड में 2 होते हैं, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक देख लिया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक देखना है। इसमें पेमेंट बैंक में फ्रेंड्स वो जो 100 करोड़ है वो याद रखिए, 2 लाख रुपए खाते में मैक्सिमम ले सकते हैं पूरे साल में, वो याद रखिए। उसके हम 40% का कंट्रीब्यूशन 5 साल तक, वो याद रखिए। ज़्यादातर वही इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।